ईयर 1959 नॉर्वे का एक टाउन मो ई राना। यहाँ पर एक ट्रक में एक 3 टन से भी ज्यादा वजनी आइस ब्लॉक रखा हुआ है और इस ट्रक का ये टास्क है कि इसको इस बड़े आइस ब्लॉक को अर्थ के आर्कटिक सर्कल से निकल करके अर्थ के इक्वेटर तक पहुँचना है, जिस जर्नी में 1 महीने जितना समय भी लगना है। और इसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस आइस ब्लॉक को बगैर रेफ्रिजरेटर के और बगैर मेल्ट हुए अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करनी है, जिसमें इसको दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तान थार को भी क्रॉस करना है, जहाँ पर दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और ये इतनी गर्मी है कि यहाँ पर लोहा तक नरम पड़ जाए तो क्या ये आइस मेल्ट होने से बच पाएगी? लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या ही क्यों जा रहा है और क्या ये आइस ब्लॉक बगैर मेल्ट हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएगा? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, ये स्टोरी शुरू होती है 1958 में, जब यूरोप में रेडियो लक्समबर्ग काफी फेमस रेडियो था। कई मिलियंस लोग इसको सुना करते थे। ऐसे ही एक दिन रेडियो लक्समबर्ग एक चैलेंज की अनाउंसमेंट करता है। इस चैलेंज में कहा गया था कि अगर कोई भी एक 3000 किलोग्राम के बड़े आइस ब्लॉक को आर्कटिक सर्कल से इक्वेटर तक लेकर जाएगा तो उसको हर 1 किलोग्राम आइस के 1 लाख फ्रैंक्स दिए जाएंगे। अब ये इतना बड़ा अमाउंट रेडियो लक्समबर्ग ने इस चैलेंज के लिए अनाउंस तो कर दिया था, लेकिन यही आगे चल करके इनके लिए गले की हड्डी बनने वाला था, क्योंकि 1 लाख फ्रैंक्स को आज के दिन डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो ये 17,562 US डॉलर होते हैं और ये सिर्फ 1 किलोग्राम आइस का प्राइस है। और अगर इस आइस ब्लॉक के पूरे वजन 3000 किलोग्राम को इस 17,562 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 52 मिलियन US डॉलर होगा, जो कि वास्तव में बहुत ज्यादा है। अब जब प्राइज मनी इतना बड़ा रखा गया था तो चैलेंज की शर्तें भी उतनी ही बड़ी थी, और इसमें से पहली शर्त ये थी कि इस आइस ब्लॉक को आर्कटिक सर्कल से इक्वेटर तक, जिसका डिस्टेंस 8500 किलोमीटर है, सिर्फ एक ट्रक की मदद से लेकर जाना है। दूसरी शर्त ये थी कि इस पूरे सहारा रेगिस्तान को इस ट्रक से ही पार करना है, जहां पर कोई रोड नेटवर्क तक नहीं है। और तीसरी सबसे खतरनाक शर्त, जो कि इस चैलेंज को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना रही थी, कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी रेफ्रिजरेटर यूज नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद के इस जर्नी में 4 हफ्ते लगने वाले थे, जिससे कि शुरुआती दिनों में किसी की हिम्मत नहीं हुई इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। देन कई दिनों के बाद रेडियो लक्समबर्ग के इस ऑफर पर नजर पड़ती है नॉर्वे की एक इंसुलेशन बनाने वाली ग्लासबेट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बर्गर नार्डविक की। बर्गर नार्डविक को जैसे ही इस चैलेंज के बारे में पता चलता है तो उनको आइडिया आता है कि अगर उनकी ग्लासबेट कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है उसको इस आइस ब्लॉक के चारों तरफ अच्छे से रैप कर दिया जाए तो इस आइस ब्लॉक के मेल्ट होने की स्पीड को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे इस टास्क को कंप्लीट करके मिलियंस ऑफ फ्रैंक्स कमाए जा सकते हैं। यही सोचकर बर्गर नार्डविक इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाता है तो इसको बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन मिलने लगता है, यहाँ तक कि यूरोप के अलावा वर्ल्ड की मीडिया भी इसको कवर करने लगती है। इसी के साथ लोग ये स्पेकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि शायद बर्गर नार्डविक इस चैलेंज को पूरा कर लेंगे। इन्हीं सारी चीजों को देख करके रेडियो लक्समबर्ग को भी डर लगने लगता है कि अगर बर्गर नार्डविक इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको भारी पैसों का लॉस हो सकता है। और यही सोच करके रेडियो लक्समबर्ग अपने इस ऑफर से पीछे हट जाता है, यानी वो अपने इस ऑफर को कैंसिल कर देता है। तो अब बर्गर नार्डविक को इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए कोई पैसा नहीं मिलने वाला था, लेकिन फिर भी ग्लासबेट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बर्गर नार्डविक इस चैलेंज को पूरा करने का डिसाइड कर लेते हैं। इसके पीछे वजह ये होती है कि इस टाइम पर इस पूरे इशू को बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन मिल रही होती है और बर्गर नार्डविक सोचते हैं कि उनकी कंपनी के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मीडिया अटेंशन का यूज करके कंपनी के इंसुलेशन की क्वालिटी के बारे में लोगों को बता करके उसकी सेल्स को बढ़ाने में। इसीलिए वो रेडियो लक्समबर्ग के इस चैलेंज के कैंसिल करने के बाद भी वो इस टास्क को पूरा करने का ठान लेते हैं। इसके बाद वो अपनी पूरी टीम के साथ इस टास्क की स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां पर आर्कटिक सर्कल में मौजूद मो ई राना सिटी को चुना जाता है, वहीं इक्वेटर में लोकेटेड लिब्राविल सिटी को चुना जाता है। इन दोनों ही सिटी के बीच का डिस्टेंस 8500 किलोमीटर है। अब इस पूरे सीन को बहुत ज्यादा हाईलाइट मिल रही होती है, इसीलिए कई सारी कंपनीज इस जर्नी को स्पॉन्सर करने के लिए भी आ जाती हैं। जैसे कि सेल जो ऑयल कंपनी है वो सारे फ्यूल की जिम्मेदारी उठाती है, और स्कैनिया कंपनी जो कि बड़े बड़े ट्रक बनाती है वो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक ट्रक देती है। अब बारी आती है कि इस टास्क को शुरू करने के लिए 3000 किलोग्राम के आइस ब्लॉक को आर्कटिक सर्कल के किस ग्लेशियर से प्रोक्योर किया जाए। एक डिटेल डिस्कशन के बाद लोकेशन चुनी जाती है नॉर्वेजियन सिटी मो ई राना को, क्योंकि नॉर्वे की ये सिटी आर्कटिक सर्कल के अंदर ही लोकेटेड थी। लेकिन इस मो ई राना से भी 40 किलोमीटर दूर सावटिशियन ग्लेशियर से 3000 किलोग्राम के आइस ब्लॉक को काट करके सिटी तक लेकर आना था। अब इसमें भी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 3000 किलोग्राम के बड़े आइस ब्लॉक को एक बार में ग्लेशियर के ऊपर से काट करके नीचे तक नहीं लेके आया जा सकता
सकता क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा और भारी है। इसीलिए किया ये जाता है कि 200-200 किलो के आइस के टुकड़ों को काट करके हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे लेके आया जाता है। फिर उन सारे आइस के टुकड़ों को जोड़कर एक बड़े आइस ब्लॉक में फ्रीज कर दिया जाता है जिसका वजन होता है 3050 किलोग्राम। देन इस बड़े आइस ब्लॉक को एक बड़े स्पेशल आयरन कंटेनर में रख करके इसको चारों तरफ ग्लास वूल से अच्छे से कोटिंग कर दी जाती है जिससे कि हवा आइस तक ना पहुंच पाए। वैसे ये ग्लास वूल एक टाइप का इंसुलेशन ही है जिसको खुद से ग्लासमेट कंपनी ने रेडी किया है इस जर्नी के लिए। देन फाइनली 22 फरवरी 1959 को ये ट्रक नॉर्वे की सिटी मो ई राना से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन लिब्राविल के लिए निकलता है। लेकिन ये ट्रक अकेला नहीं है, इसके साथ में एक वैन भी है जिसमें कुछ इक्विपमेंट रखे हैं और एक फिल्म क्रू की टीम भी बैठी है जो कि इस पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करेगी। इस जर्नी में तकरीबन 10 लोगों की टीम है जिसमें फिल्म क्रू के अलावा ड्राइवर्स और इंजीनियर भी शामिल हैं और इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं सिबर्ट क्लेवन। इस जर्नी का जो शुरू का समय होता है वो तो काफी अच्छा गुजरता है क्योंकि वेदर काफी ठंडा होता है। फिर धीरे धीरे करके ये ट्रक यूरोप की कई सारी बड़ी सिटीज से होकर गुजरता है जैसे ओस्लो, हेल्सिंगबर्ग, कोपेनहेगन और ब्रुसेल्स। और जब कभी भी ये ट्रक यूरोप की किसी भी बड़ी सिटी से गुजरता तो उसको देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती। ये भीड़ भी सिटी में जमा हो रही थी क्योंकि इस जर्नी को वर्ल्ड वाइड मीडिया का अटेंशन मिल रहा था और हर तरफ लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। देन ये ट्रक पहुंचता है फ्रांस की कैपिटल पेरिस। वहाँ भी हजारों लोग सड़क पर आकर के इस ट्रक का वेलकम करते हैं। यहाँ तक कि पेरिस में इस ट्रक को वहाँ की पुलिस एस्कॉर्ट भी करती है। इसी के साथ वहाँ के मेयर इस ट्रक के क्रू को डिनर के लिए इनवाइट भी करते हैं। फिर ये ट्रक पहुंचता है फ्रांस की सदर्न पोर्ट सिटी मार्से, जहाँ पर इस ट्रक को शिप पर लोड किया जाता है मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करने के लिए। और सी क्रॉस करने के बाद इस ट्रक को अनलोड किया जाता है अल्जीरिया की कैपिटल अल्जियर्स में। और अब यहाँ से ट्रक के क्रू के लिए एक बुरा टाइम शुरू होने वाला था क्योंकि इस ट्रक को पूरा थार रेगिस्तान पार करना था। लेकिन इससे भी पहले प्रॉब्लम ये थी कि अल्जीरिया में इस समय पर अल्जीरियंस फ्रीडम वॉर लड़ रहे थे फ्रेंच के अगेंस्ट और इस ट्रक के क्रू को ये बड़ा खतरा था कि अगर अल्जीरियंस इस ट्रक के क्रू को पकड़ लेते हैं तो वो इनको कैदी बना सकते हैं फ्रेंच सरकार से अपनी डिमांड को मनवाने के लिए और जरूरत पड़ी तो वो इनको मार भी सकते हैं। इसीलिए अल्जीरिया में ट्रेवल करते वक्त ट्रक का क्रू काफी डरा हुआ था। इसी वजह से कुछ टाइम तक फ्रेंच की ट्रूप ने इस ट्रक को एस्कॉर्ट भी किया रेगिस्तान में। इसी के साथ इस ट्रक के क्रू के कैप्टन सिबर्ट क्लेवन को ये हिदायत दी गई कि अल्जीरिया में ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करना है और बहुत कम रेस्ट करना है। लेकिन यही सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि पूरे रेगिस्तान में कोई रोड नेटवर्क न होने की वजह से ट्रक सॉफ्ट रेत में चल रहा था, जिसकी वजह से ये ट्रक बार बार इस सॉफ्ट रेत में फंस रहा था और हर बार फंसे हुए ट्रक को रेत से निकालने के लिए क्रू को तड़ाके की धूप में नॉन स्टॉप घंटे की खुदाई करनी पड़ रही थी रेगिस्तान में। और ये काम क्रू को बार बार करना पड़ रहा था जिससे न सिर्फ बहुत ज्यादा समय लग रहा था बल्कि बर्फ भी बहुत तेजी से पिघल रही थी। यहाँ तक कि क्रू को ये डर सताने लगा कि इस गर्मी में कहीं सारी बर्फ ही ना पिघल जाए। ऊपर से ये जो क्रू की सप्लाई थी वो भी तेजी से खत्म हो रही थी और इस रेगिस्तान में लुटेरों का डर भी बना हुआ था। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम के बावजूद ये ट्रक धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। इसी बीच इस ट्रक के क्रू को रेगिस्तान में रहने वाले कुछ नेटिव लोग मिलते हैं जिनके पास ऊंट भी होते हैं, जिनके साथ में ये क्रू न सिर्फ थोड़ा समय बिताता है बल्कि बर्फ का पिघला हुआ पानी उनके ऊँटों को भी पिलाते हैं। देन फाइनली 27 दिन के बाद 21 मार्च 1959 को ये ट्रक अपनी फाइनल डेस्टिनेशन गोबान की कैपिटल लिब्राविल पहुंचता है। अब यहाँ पहुंचकर सबसे बड़ी एक्साइटमेंट ये होती है क्रू के अंदर कि आयरन कंटेनर को खोलकर देखा जाए कि आइस बची है या फिर सारी मेल्ट हो गई। फिर कंटेनर को खोलने का काम शुरू किया जाता है और जब कंटेनर पूरा खुलता है तो अंदर का नजारा देखकर क्रू हैरान रह जाता है क्योंकि बहुत सारा आइस अभी भी इंटैक्ट था। और जब इसका वजन किया जाता है तो पता चलता है कि सिर्फ 336 किलोग्राम आइस ही मेल्ट हुई है, जो कि पूरे आइस ब्लॉक की 11% आइस थी। बाकी की सारी आइस एज इट इज इंटैक्ट रही। इसके बाद इस आइस को तोड़ करके वहाँ के लोकल्स में बांटा जाता है जिससे कि यहाँ के लोगों ने न सिर्फ अपनी जिंदगी में पहली बार इस आइस को देखा बल्कि इसे खाया भी। अब क्योंकि इस पूरी जर्नी को ग्लासमेट कंपनी ने प्लान किया था जिससे उनको बहुत फायदा भी हुआ, उनके इंसुलेशन की सेल कई गुना बढ़ गई और ये ग्लासमेट कंपनी आज के दिन तक एक सक्सेसफुल कंपनी है, पर इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम है ग्लाबा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कंसिडर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।